हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में भारतीय भवन क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 स्वास्थ्य एवं रोग के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी चैप्टर 1 2 3 का हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप चैप्टर 1 2 3 को देख सकते हैं। बाकी चैप्टर का आगे आने वाले वीडियो में हम कराएंगे। अगर इन सभी के अलावे आपके मन में और कोई भी प्रश्न चल रहा हो, जैसे कि कौन से चैप्टर पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, क्या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए, तो इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं कौन से चैप्टर पे चाहिए, किस तरीके का वीडियो चाहिए। तो हम आगे आने वाले वीडियो में आपके दिए गए सुझाव को जरूर से जरूर इम्प्लाई करेंगे, यानी हम उसको लाने की कोशिश करेंगे उस कंटेंट पे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आप लोगों को डाउट होता है, आप लोगों को मन में जो भी प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तों के नाम लिखिए। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य कहने का मतलब वो स्वास्थ्य है जिसमें हमें किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो, किसी तरीके का कोई रोग वगैरह देखने को ना मिले, तो इसको हम लोग अच्छे स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तें कौन कौन सी हैं? देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तों में हमने फर्स्ट को लिखा है संतुलित आहार, सेकंड शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, और थर्ड आपका स्वच्छ भोजन एवं जल। संतुलित आहार का मतलब होता है कि जिसमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो, उसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। शुद्ध एवं स्वच्छ हवा का मतलब होता है कि जिसमें प्रदूषण ना हो, प्रदूषण रहित हम लोगों को जो हवा या जो हम लोगों को सांस लेने में तक कठिनाइयां होती है, तो ऐसे कठिनाई ना हो, प्रदूषण रहित हम लोगों को हवा चाहिए। साथ में जो आप जल पीते हैं, तो बहुत से जल में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बिहार के कुछ क्षेत्रों में आपको आर्सेनिक जैसे तत्वों मिले हुए देखने को मिलता है जल में। ठीक है। तो हमको शुद्ध जल चाहिए, ना कि उसमें कुछ मिलावट मिले। तो ये सारे चीज ना मिले तो हम इसको बोलते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के 3 मूल शर्त हैं। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि क्या सब 3 ही मूल शर्त हैं जो आपने लिखा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके चैप्टर में और भी मूल शर्तें दी गई हैं, तो आप लोग उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं, उनसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 की बात कर रहा था, तो हमने यहाँ पे आपको 3 लिख करके बताया और उसको समझाने की कोशिश किया। अब आता है आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि ऐसे 3 रोग के नाम लिखें जिन्हें स्वच्छ पेयजल का उपयोग कर फैलने से रोका जा सकता है। यानी ऐसे 3 रोग का नाम बताइए जिसको आप पानी को स्वच्छ करेंगे, अच्छे पानी को पिएंगे, तो वो रोग फैलने से रोका जा सकता है, उस रोग को खत्म किया जा सकता है। तो देखिए, उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि 3 रोग आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपका कोलरा है, एक आपका टाइफाइड है, और सेकेंड आपका हेपेटाइटिस है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये हेपेटाइटिस है, कोलरा और टाइफाइड, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये जो हेपेटाइटिस है, इसको आम भाषा में जॉन्डिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉन्डिस कहा जाता है, या कहीं कहीं इसका नाम पीलिया रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजन वाला चीज है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का मतलब होता है जॉन्डिस या पीलिया रोग। ठीक है। अब कोलरा और टाइफाइड तो आप समझ पा रहे हैं, टाइफाइड में क्या होता है, तो बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजों को आपको समझना है, और आपके बुक में भी आपको समझाया गया होगा। हम इस चैप्टर को अच्छे से जरूर समझाने की कोशिश करेंगे जब हम इस चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियो लाएंगे। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संक्रामक रोग होता है वो होता क्या है। तो देखिए, संक्रामक रोग वो होता है जिसमें क्या होता है, एक समुदाय से, एक व्यक्ति से दूसरे में, यानी ये फैलते रहता है एक दूसरे से। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। जैसे कहने का मतलब, जो चर्म रोग है, जिसको हम एग्जाम्पल में लेते हैं खुजली। खुजली जब एक व्यक्ति को हो जाता है, तो जो भी इसके संपर्क में आता है उन सभी को ये खुजली हो जाता है। ठीक है। इसको हम लोग चर्म रोग के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कौन सा रोग के अंतर्गत आएगा? संक्रामक रोग के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे 3 आपको लिखा है, जिसमें एक आपका चर्म रोग की भी बात किया है, चेचक की बात किया है, और एक आपको डायरिया की बात किया है। डायरिया में आप देख पा रहे होंगे कि अभी से बहुत समय पहले जब डायरिया का टीका वगैरह नहीं लगता था, तो एक जिस गांव में एक व्यक्ति को होता था, उस गांव में सारे व्यक्ति को डायरिया हो जाता था।
ठीक है। चेचक की भी वही कहानी है, जिसमें एक घर में किसी को अगर चेचक के किसी एक घर में हुआ तो उस परिवार के पूरे लोग को हो जाता है। चेचक के मतलब आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, अपने बिहार की भाषा में माई जी इसको नाम देते हैं। तो ये जो चेचक है, एक के फैलने के बाद जो भी इसके संपर्क में आता है उसको भी ये चेचक का रोग हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि 3 संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, आखिर इन्हें संक्रामक रोग क्यों कहा जाता है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जब एक समुदाय से या एक परिवार से दूसरे परिवार में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। संक्रामक का मतलब ही होता है संक्रमित रोग। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर अभी जो कोरोना आया था ये कोरोना संक्रामक रोग है या नहीं, तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ये कोरोना भी जो है वो आपका संक्रामक रोग के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपके बुक में इन्हीं इन्हीं रोगों का नाम की बात किया गया है। कोरोना जब आगे आएगा, यानी कहने का मतलब जब बुक न्यू पब्लिश होगा तो उसमें कोरोना को भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें 4 में पूछा गया है कि दो असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए। असंक्रामक कहने का मतलब होता है कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है किसी भी कारण से, तो उसको हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे एक आपका, देखिए हमने यहाँ पे 3-4 का नाम लिख दिया है, लेकिन आपको लिखना 2 ही है। जैसे मधुमेह, मधुमेह को आम भाषा में हम लोग चिनिया रोग के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। या इंग्लिश में लोग इसे डायबिटीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। कैंसर को आप देख पा रहे होंगे, कैंसर जब एक व्यक्ति को होता है तो उससे सटे हुए किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है। ठीक है। गठिया भी वही चीज है। और रक्तक्षीणता ये भी आपका असंक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि असंक्रामक का मतलब वो रोग होता है जो एक व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को ना हो, उसे हम लोग असंक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा गया है कि ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है क्या कहलाती है। तो देखिए, जो रोग बहुत लंबे समय तक बनी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं चिरकालिक रोग। और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं जो दम्मा है, जो गठिया है, जो आप कैंसर की बात करते हैं तो ये भी चिरकालिक समय तक चलता है। मधुमेह की बात करें तो ये मधुमेह भी चिरकालिक समय तक बने रहता है। डायबिटीज तुरंत खत्म नहीं होता है, ये बहुत लंबे समय के बाद इसे ठीक किया जा सकता है जब आप इससे रिलेटेड या इसके उपचार को सही तरीके से अपनाते हैं तो। ठीक है, तो ये आपका चिरकालिक रोग के अंतर्गत आता है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव रोगाणु कहने का मतलब जैसे आपकी बैक्टीरिया हो गया, जैसे आपका प्रोटोजोआ हो गया, जैसे आपका प्रोटोजोआ हो गया, जैसे आपका विषाणु हो गया। ठीक है, तो इन जो सूक्ष्म जीव है इनसे जो होने वाला रोग है उसको क्या कहते हैं। तो ऐसे रोग को हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग, जिसमें आप देख पाएंगे कोलरा, न्यूमोनिया, एड्स, ये सभी आपका क्या है, तो सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से होने वाला रोग है। अब अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि बाह्य कारकों द्वारा, ठीक है, बाह्य कारकों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग क्या कहलाता है। बाह्य कारकों से कहने का मतलब जैसे कि आपने किसी को त्वचा को छू दिया, ठीक है, जैसे कि आपने पानी, मतलब बाहरी क्रिया से जो फैलने वाला रोग है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग किसी चीज को टच कर देते हैं तो रोग फैल जाता है, जैसे कि खुजली वगैरह, तो उसको हम लोग बोलते हैं संचारित रोग। क्या बोलते हैं, संचारित रोग। जिसमें आप मलेरिया को देखेंगे, ये भी आपका संक्रामक रोग के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को मच्छर काटा मलेरिया वाला, तो फिर अगर वो दूसरे व्यक्ति को काट लेगा तो यहाँ जो मलेरिया हुआ था इस व्यक्ति को भी हो जाता है। ठीक है, जैसे आप चिकनगुनिया के भी नाम जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो रोग आपके होते हैं बाह्य कारक के, यानी कि किसी दूसरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले जाते हैं, तो ऐसे रोग को हम लोग बाह्य कारक बोलते हैं। और इसको नाम जो दिया गया है वो संचारित रोग के नाम से दिया गया। संचारित का मतलब ही होता है एक से दूसरे में चले जाना। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि हाइड्रोफोबिया रोग का दूसरा नाम क्या है। देखो, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से डर।
क्या होता है, जल से डर। तो जल से डर कौन से रोग में होता है, तो आप हाइड्रोफोबिया की बात करेंगे तो ये कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग आपको हो जाता है। और इसका एक और नाम रेबीज भी है। और रेबीज कब होता है, जब किसी कुत्ते के द्वारा काटा जाता है, यानी जिस कुत्ते को रेबीज हुआ हुआ रहता है और वो किसी आम आदमी को काट लेता है, तो उससे क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। ठीक है, और एक कुत्ते के काटने से होता है। देखिए उत्तर में हमने लिखा है इसका नाम रेबीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है टाइफाइड रोग के कारक का नाम बताइए। देखिए टाइफाइड रोग क्या होता है, ये खास करके बच्चों में होने वाला रोग है। ठीक है, टाइफाइड क्या है, खास करके बच्चों में होने वाला रोग है। और बच्चों में जब ये रोग होता है तो क्या होता है, इसमें बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या होता है, बुखार टाइफाइड में क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए टाइफाइड नामक जो रोग है उसको फैलाने वाला जो जीवाणु या विषाणु या कह सकते हैं जो छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव है, उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है, सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, एड्स का पूरा नाम लिखिए। सभी को पता होगा कि जो एड्स होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या वो वायरस के द्वारा होता है, क्या वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, क्या वो बैक्टीरिया, क्या वो विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सभी आप लोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि एड्स किसके द्वारा होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हिंदी में बात करें तो हिंदी के लिए हमने ऐसे लिखा है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या बोलेंगे आप, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इंग्लिश में हमने देखिए यहाँ पे लिखा है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, दोनों में हमने लिख करके आपको बताया है, आपको जो अच्छा लगे आप दोनों लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है HIV का पूरा नाम। HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन, देखिए यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कैसे लिखना है आपको इंग्लिश में, तो इस तरीके से लिखना है, देख पा रहे हैं यहाँ पे इम्यूनो हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं किस संक्रामक बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए जो टीबी रोग होता है ना वो आपको माइक्रो, यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है इसके कारण क्षय रोग यानी टीबी हो जाता है। ठीक है, और टीबी में आप सभी को पता ही है कि इंसान को क्या होता है, तो इसके बारे में तो आप आसानी से अपने घर परिवार अगल बगल में देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में उपलब्ध हो क्या कहलाता है। तो देखिए अभी हमने ऊपर आपको समझाया था कि जब समुचित मात्रा में जब पोषक तत्व उपलब्ध होता है तो ऐसे चीज को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो आप यहाँ पे इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, संतुलित आहार। अगला क्वेश्चन होता है, इसमें पूछा है कि लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है। लौह खनिज कहने का मतलब जिसमें लोहा की मात्रा, आयरन की मात्रा जब कम हो जाता है तो इसे कौन सा रोग होता है। तो मन में चल रहा होगा कि सर लोहा शरीर में, तो आप लोग जब पढ़े होंगे तो आप लोगों को बताया गया होगा कि हमारा जो रक्त है, खून है, खून में रक्त की मात्रा पाई जाती है। और हमने यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि लौह खनिज की जब कमी होता है तो शरीर में इनीमिया नामक रोग होता है। और इनीमिया नामक रोग में क्या होता है कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। और ये जो रोग है आपको खास तौर के जो गर्भवती महिला होती हैं उनको ये हमेशा रोग हो जाता है, उनमें एनीमिया का रोग उनमें हो जाता है, उनमें रक्त की कमी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, उन्हें आयरन की गोली वगैरह दी भी जाती हैं। जब आप अपने घर परिवार में देखते होंगे जो भी महिला गर्भवती है उनको आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनके शरीर में रक्त की कमी ना हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे 15 पे 15 पे, जिसमें पूछा गया है कि ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं उसे क्या कहलाता है। तो अभी हमने आपको ऊपर बता भी दिया था कि जो लंबे समय तक बने रहता है उसको हम लोग चिरकालिक रोग कहते हैं। और चिरकालिक रोग में आप देख पाएंगे टीबी हो गया, गठिया हो गया, कैंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाले रोग होते हैं। दम्मा भी हो गया। ठीक है,
तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि हार्मोन की गड़बड़ी से हमारे शरीर में होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। तो देखिए, हार्मोन की गड़बड़ी से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन आपके शरीर में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिर्फ दो रोगों के नाम बताइए। तो दो रोगों का नाम हमने यहाँ पे आपको बताया है। एक तो आपका मधुमेह है, जिसको आप चिनिया रोग के नाम से जानते हैं, ठीक है, और सेकेंड आपका कैंसर है। ये भी आपका जो है वो हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला दो रोग है। तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। इन दोनों चीजों के बारे में हमने ऊपर भी बात कर लिया है, तो यहाँ पे आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि शरीर में किस हार्मोन के ज्यादा बनने से डायबिटीज नामक रोग होता है। तो देखिए, उत्तर में हमने लिखा है वृद्धि हार्मोन के कारण। इसके कारण वृद्धि हार्मोन के कारण हमारे शरीर में जो एक रोग है जिसका नाम है डायबिटीज्म, ये रोग उत्पन्न हो जाता है जब वृद्धि हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एन्सेफलाइटिस, देखेंगे, एन्सेफलाइटिस तथा चेचक किस श्रेणी के सूक्ष्म रोगाणु से होने वाला रोग है। तो हमने आपको बात भी किया था ऊपर कि चेचक जो है आपका, ये संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है, जिससे क्या होता है, एक व्यक्ति के संपर्क में दूसरा व्यक्ति जब आता है तो इन दोनों को हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर में हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कि वायरस से होने वाला रोग है। अगर आपसे पूछ ले कि किस श्रेणी का है, तो आप बता देंगे कि ये संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है या संक्रामक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। तो सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण जो होता रोग है उसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग, जैसे कि कोलरा, एड्स, ये सभी आपको सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि असंक्रामक रोग के कोई दो उदाहरण दें। तो यहाँ पे असंक्रामक रोग का मतलब ही होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। जैसे कहने का मतलब, अगर व्यक्ति ए को डायबिटीज है तो ये व्यक्ति बी को डायबिटीज नहीं कर सकता है, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग असंक्रामक रोग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि कैंसर भी है, कैंसर घर के किसी एक परिवार को है तो वो किसी दूसरे में नहीं होगा। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब कैंसर जिस व्यक्ति को है, या वो पुरुष है या महिला, और उससे जो उत्पन्न बच्चे होंगे उसमें कैंसर होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक्स का रूप ले लेगा वो। ठीक है, जेनेटिक्स का कहने का मतलब आप क्लास 10 में पढ़ेंगे जीन के बारे में, गुणसूत्र के बारे में, तो वहां पे आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि संचारित रोग के कोई दो उदाहरण दीजिए। देखिए, संचारित रोग का हमने यहाँ पे एक नाम दिया है मलेरिया, और सेकेंड आपका नाम दिया है कोरोना। जो अभी प्रेजेंट का है उसको हमने लिया है कोरोना, भी संचारित रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ज्यादा फैल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय यही चीज बताया जाता था कि जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है या जिसको कोरोना हो चुका है वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए। ठीक है, क्यों ना आए, क्योंकि ये अगला व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता था या उसे संचारित कर सकता था जो उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव था। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से यहाँ पे दो का नाम लिया है, एक आपका मलेरिया, सेकेंड आपका कोरोना। अगला क्वेश्चन आता है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। तो देखिए, मलेरिया जो रोग है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा भी है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। ये क्या है, एक मादा मच्छर होता है और मादा मच्छर के काटने से होता है। और मादा मच्छर का नाम क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें पूछा गया है कि 23 नंबर में कि अमीबी जो पेचिस है किस प्रोटोजोआ के संक्रमण से होता है। तो यहाँ पे अमीबी पेचिस प्रोटोजोआ का नाम बताना है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है। देखिए, उत्तर में हमने लिखा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ध्यान रखेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वो अमीबा पेचिस वो प्रोटोजोआ है जिससे अमीबी पेचिस होता है। और आपको ऊपर वाले जो प्रश्न है मलेरिया रोग, इसमें ये नहीं पूछा है कि किस मच्छर को काटने से होता है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसमें उस परजीवी के नाम पूछा है जिसके कारण मलेरिया रोग होता है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम।
ठीक है, और ये एक प्रोटोजोआ होता है। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि टाइफाइड नामक जो रोग है उसको रोकथाम करने के लिए जो टीका लगाया जाता है उस टीका का नाम क्या है? तो उस टीका का नाम टैब है, TAB। और टैब का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल। ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बाबू टैब का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल। ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि डॉट्स के द्वारा किस रोग की चिकित्सा की जाती है, यानी किस रोग के निवारण करने के लिए हम लोग डॉट्स का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर होगा क्षय रोग, टीबी। इसका क्या नाम है? क्षय रोग। जो टीबी है उसको हम लोग निवारण करने के लिए डॉट्स का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरफेरॉन की जो सुई है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंटरफेरॉन की जो सुई है वो किस रोग के नियंत्रक में सहायक है। तो इंटरफेरॉन की जो सुई होती है वो आपको हेपेटाइटिस, जिसका एक और नाम पीलिया रोग है, या इसको हम लोग आम भाषा में जॉन्डिस का नाम देते हैं, तो इसमें हम लोग हेपेटाइटिस इंटरफेरॉन का जो सुई है उसका इस्तेमाल करते हैं इस रोग को रोकने के लिए। ठीक है, तो आपका हेपेटाइटिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेबडो वायरस के कारण होने वाला रोग का नाम बताइए। देखिए रेबडो जो वायरस है इसके द्वारा जो रोग होता है उसका नाम है रेबीज, और रेबीज का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, और इस रोग में आप लोगों को हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि हाइड्रोफोबिया में क्या होता है। ये तो व्यक्ति क्या करता है, कुत्ते जैसा व्यवहार करता है, एक दूसरे को काटने नोचने के लिए दौड़ता है, साथ में इसे पानी से डर लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि रेबीज नामक जो रोग है उसे किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर देखिए हमने लिखा है हाइड्रोफोबिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है कि जो पोलियो से ग्रसित अंग है उसकी रोग अंग में जो रोग की तीव्रता है उसको कम करने के लिए उपचार करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। देखिए कहने का इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति को पोलियो मार दिया है या पोलियो हो गया है तो उसको तुरंत ठीक करने के लिए या उसकी तीव्रता यानी जो तेज गति से जो चल रही है रोग उसको कम करने के लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे, तो उसको कहा गया है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या होता है, तो इसमें आपके शरीर से रिलेटेड आपको थेरेपी दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको वर्क कराया जाएगा, तो इसको बोला जाता है फिजियोथेरेपी। जिसे कहने का मतलब अगर आपके हाथ में पोलियो ग्रसित है आपका हाथ, तो उसको एक्सरसाइज कराया जाएगा इस तरीके से कि आपको जो पोलियो का रोग है वो बहुत तेजी से ना फैले पूरे शरीर में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोथेरेपी। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि पोलियो वायरस से सुरक्षा के लिए बच्चों को पिलाए जाने वाली दवा की बूंद क्या कहलाती है। तो देखिए जो बच्चों को दवा पिलाई जाती है आपने सुना होगा कि 0 से 5 यानी 1 से आप कह सकते हैं 1 से 5 साल तक के बच्चों को, और उसके बाद कुछ समय तक तो बढ़ गया था 10 साल तक के बच्चों को पोलियो के 2 घूंट पिलाया जाता था, 2 बूंद पिलाया जाता था। ये 2 बूंद का नाम है OPV। क्या नाम है इसका? OPV, जिसको कहा जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या इसको बोलता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, मौखिक, यानी मुंह में 2 बूंद दिया जाता था और एक वैक्सीन के रूप में ये होता था। ठीक है, जैसे हमने कोविड शील्ड लिया था ना कोरोना के टाइम में वैक्सीन, ठीक उसी तरीके से ये पोलियो को दूर करने के लिए हम लोग OPV का इस्तेमाल करते थे, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ था। आगे आने वाले चैप्टर से रिलेटेड और आपके सुझाव के अनुसार हम वीडियो को जरूर लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।